नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग इकोनॉमी के तहत जो मनी एंड बैंकिंग में पिछले वीडियो हम लोगों ने मनी के बारे में पूरा विस्तार से समझा है और इस वीडियो हम लोग बैंकिंग को और एक अगला वीडियो बैंकिंग से रिलेटेड बनाकर फिर हम लोग आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है भारतीय बैंकिंग की उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो हम लोग जो मनी एंड बैंकिंग का दूसरा पार्ट है इसमें हम लोग बैंकिंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बैंकिंग संस्थाएं कौन सी है, वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, इन सबको आराम से पूरा समझने की कोशिश करेंगे। इस पर दोस्तों 2 वीडियो कंप्लीट करके मनी एंड बैंकिंग को अगले वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे। फिर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो मनी एंड बैंकिंग का जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में जो मनी के बारे में, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं, मुद्रा की जो कार्यान्वयन प्रणाली होती है, मूल्यांकन प्रणाली क्या होती है, उसको हम लोगों ने पूरा अच्छे से समझा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग। हमारा क्या टॉपिक रहेगा, बैंकिंग के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो बैंकिंग होती क्या है, बैंक क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, किस प्रकार इसकी स्थापना हुई, उसके बारे में हम लोग आरबीआई समेत पूरी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है दोस्तों जो बैंकिंग प्रणाली का विकास। ये अगर अपन लोग हिस्ट्री में जाएं, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पहले हिस्ट्री में जा रहे हैं। हिस्ट्री से फिर हम लोग 1947 के बाद में क्या स्थिति रही उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हिस्ट्री में बात करें दोस्तों, बैंकिंग प्रणाली में आप लोग देखेंगे 1806 में 1806 में क्या हुआ था, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। कौन सी बैंक की, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई, इसके बारे में भी पूछते हैं सवाल। ठीक है, इसके अलावा 1843 में किसकी स्थापना हुई, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। तो ये जो 3 बैंक थे, हिस्ट्री में बात करें 1800 सन में, तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों ये तीनों जो बैंक थे इन पर क्या केवल सरकारी अधिपत्य था, क्या निजी अधिपत्य में थे, मतलब ये प्राइवेट रूप में थे या गवर्नमेंट रूप में। तो इसकी बात करें दोस्तों, ये जो थे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें गवर्नमेंट का भी रोल था और प्राइवेट सेक्शन का भी रोल था। तो ये प्रकार से ये सेमी गवर्नमेंट, आप लोग इसका शब्द यूज भी कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को कुछ केस या कुछ स्थिति में आप लोग प्राइवेट के रूप में भी देख सकते हैं और कुछ रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये तीनों बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना, और इसका नाम क्या था, किस सन से संबंधित है, वो आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से जनरल पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाती है, ये तो जिसमें शहर वाली बात हो गई भाई, किसमें कितना, इसमें दोनों का हिस्सा कितना था, ठीक है ना। अब बात आ जाती है 1921 में। कब की बात कर रहे हैं, 1921 में। 1921 में क्या हुआ, तीनों को मिलाकर किसकी स्थापना की गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। इससे रिलेटेड दोस्तों एक स्टेटमेंट भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2019 या 20 के पेपर में। तो आप लोग समझ सकते हैं 19, 20 या 18 वाले पेपर में ये लोग आप लोग समझ सकते हैं कि भाई इन तीनों को, इसलिए इन तीनों को जानना जरूरी है। भाई इंपीरियल बैंक की स्थापना आप लोग सीधा पढ़ रहे हैं 1921 में, तो भाई इंपीरियल बैंक की स्थापना किसी न किसी को तो मिला के की गई है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, किन को मिला के की गई है, वो हो गई बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। इन तीनों की स्थापना कब की गई ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई है और ये 3 बैंकों को मिलाकर की गई है, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिलाने के बाद इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, वो भी 1921 में। क्रोनोलॉजी टाइप के सवाल में ये चीजें आप लोगों के काफी हेल्पफुल रहेगी। ये सवाल भी क्रोनोलॉजी टाइप का ही था जो आ चुका है यूपीएससी में, ऑनलाइन में तो बहुत बार आ चुका है, आप लोग हर जगह दिख जाएगा, लेकिन मैं यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में भी इसकी इंपॉर्टेंस है ये कहना चाहता हूँ। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है 1 जुलाई 1955। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हम लोग 1800 में थे, फिर 1900 वाले में आए, फिर अब 1900 वाले में और आगे बढ़े 50 साल। फिर क्या हुआ, 1955 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई की स्थापना की गई। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या प्रोसेस है उस पर पूरा अब आप लोगों को ध्यान देना है। एसबीआई की स्थापना कब हुई, समझ रहे हैं ना, एसबीआई की स्थापना कब हुई, हम लोगों ने इंपीरियल बैंक पढ़ लिया। अब एसबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में एसबीआई बैंक की स्थापना हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ
ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ, 19 जुलाई 1969 1969 में क्या हुआ, 14 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया। अब राष्ट्रीयकरण तो ये सब राष्ट्रीयकरण के हिसाब से ही है। 1947 के बाद क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हो गया। अब ये भारत के निजी हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रीयकरण अपन के राष्ट्र के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें पूंजी निवेश था 50 करोड़ रुपए तक का निवेश था। कितना था, 50 करोड़ तक इसमें पूंजी निवेश था। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया। और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसमें पूंजी निवेश था 200 करोड़ का। समझ रहे ना। ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर नहीं भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 14 बैंकों की स्थापना का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया, 1969। और 6 बैंक और का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में, जो कि 200 करोड़ बजट वाले थे, ठीक है। अब आगे बढ़ती है कि 2008 में क्या हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे से हिस्ट्री से आते हुए हम क्या होता है मॉडर्न में आगे, मॉडर्न में वर्तमान तक पहुंच रहे हैं। तो 2008 में क्या हुआ, एसबीआई को, किसने, एसबीआई को आरबीआई से भारत सरकार ने खरीद लिया। समझ रहे ना। एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको क्या किया गवर्नमेंट ने, आरबीआई के पास अथॉरिटी थी ज्यादा, तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई से किसने खरीद लिया, गवर्नमेंट ने आरबीआई से ये इस बैंक को खरीद लिया। तो अब अथॉरिटी किसकी है, गवर्नमेंट सरकार के पास। समझ रहे ना, गवर्नमेंट के पास है ये अथॉरिटी। अब बात आगे आ जाती है। ये तो जनरल चीजें थी, इसको हम लोग एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ था। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई, ठीक है। इसमें अगर स्वामित्व की बात करें, किसकी प्रायोरिटी, किसकी कितना है शेयर, उसमें बात करें सरकार और निजी दोनों को मिलाकर इसमें आधा लगभग शेयर था। इसके अलावा 1921 में इन तीनों को मिलाया तो किसकी बैंक की स्थापना हुई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसके बाद 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई, ठीक है ना। इसके बाद 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 50 करोड़ पूंजी वाले। और 15 अप्रैल 1980 को क्या हुआ, ये वन लाइनर फैक्ट है लेकिन कभी कभी क्रोनोलॉजी में हेल्प कर लेते हैं, इसलिए 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 200 करोड़ पूंजी वाला, वो कब हुआ था, 1980 में। इसके बाद 2008 में क्या किया गया, एसबीआई को आरबीआई से गवर्नमेंट ने खरीद लिया था, भारत सरकार ने, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है कि जो बैंक है, अब बार बार हम लोग बैंकों का विकास, बैंक होते क्या है समझना जरूरी है। बैंक क्या है, तो बैंक क्या है, ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंकिंग एक्ट 1949 के अंतर्गत पंजीकृत हो। अब आप लोग समझ गए होंगे, जो भी बैंक होगा, किसी प्रकार का बैंक होगा, मैं वित्तीय सेवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, वित्तीय संस्थाओं की, एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूं। जो भी बैंक होगा जो बैंकिंग एक्ट 1949 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। समझ रहे ना। अगर आप बैंक की स्थापना करने जा रहे हो तो आप लोग, आपकी जो पूंजी वाला तो वो फिक्स रहता है, जो कंडीशन होती है। लेकिन अगर आप लोग, हम लोग पूंजी में किस बैंकिंग में, छोटे बैंक, बड़े बैंक, सबको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें क्या बात होगी, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो बैंकिंग एक्ट 1949 के अंतर्गत आती हो, ठीक है ना, ये इसके अंतर्गत पंजीकृत हो। समझ रहे हैं ना। तो ये हो गए बैंक। तो अब बात आ जाती है वित्तीय संस्थाएं, ठीक है ना। तो वित्तीय संस्थाएं कौन सी होती है, फाइनेंशियल रिलेटेड संस्थाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, कंपनी एक्ट 2005 और या 2013 के अंतर्गत पंजीकृत हो। 2005 को अपडेट करके 2013 में इसमें और कुछ रूल्स बढ़ा दिए गए हैं और कुछ सुविधाएं बढ़ा दी गई है। तो ये क्या कर रहे हैं, जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो कंपनी एक्ट 2005 के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए या 2013 के अंतर्गत। और अगर एग्जांपल की बात करें, जो बीमा क्षेत्र की होती है, पेंशन वाली पीएफआरडी हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा म्यूचुअल फंड है, इसके अलावा काफी जो संस्थाएं होती हैं जो बैंक से हटके होती है, बैंक की परिभाषा से बाहर होती है, वित्तीय संस्थाएं के रूप में काम करती हैं, उनको तो इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अगर बैंक की स्थापना बैंकिंग से संबंधित हो रहा है उसको 1949 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भारत का जो प्रमुख केंद्रीय बैंक है, क्योंकि केंद्रीय बैंक कौन सा होता है, किसी भी देश का जो प्रमुख संस्था होती है, बैंकों के मैनेजमेंट से, मनी से रिलेटेड जो मैनेजमेंट करती है प्रमुख संस्था, जिसे हम लोग केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है,
तो आरबीआई की जो स्थापना हुई कब हुई थी? 1935 में। आपके सामने बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? ये हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। जो हिल्टन समिति थी इसकी सिफारिश पर 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। समझ गए आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं। जो आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई, किसके द्वारा? आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा। ये भी एक प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता से पहले प्रमुख एक्ट है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? समझ रहे ना? हम लोग भारत के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो 1949 के, ना कि आरबीआई एक्ट 1934 के। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग आरबीआई पढ़ रहे हो और बैंकिंग से सीधा 1934 जोड़ दो, इसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। बट ध्यान रखना है जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित हुआ वो भी 1949 में हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ही राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में हुई हिल्टन यंग समिति के द्वारा, और आरबीआई जो एक्ट है 1934 के द्वारा। इसके अलावा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो मैंने अभी आपको बताए हैं 1949 में, सिर्फ भारत के लिए। मतलब ये जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया, दूसरे किसी देश से मतलब नहीं था, अपन को से भारत से रिलेटेड था। ये कौन सा? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। समझ गए? अब बात आ जाती है जो वर्तमान गवर्नर कौन से आरबीआई के। ये भी ऑनलाइन में फैक्ट है, उठा के दे दिया, और करंट से अपडेट हो तो आप लोग अपडेट करते रहना। शशिकांत देव है जो 2018 से अभी तक भारत के क्या है? गवर्नर है। किसके? आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है ना? भारत के नहीं, आरबीआई के। अब बात आ जाती है जो फर्स्ट गवर्नर कौन से थे, वर्तमान और पहला, हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। तो पहला जो सीडी देशमुख थे, कौन? सीडी देशमुख थे। वो क्या थे? आरबीआई के गवर्नर थे। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाती है जो आरबीआई का निदेशक बोर्ड होता है, इसमें हम लोग देखेंगे एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। एक आरबीआई का जो बोर्ड होता है कि इसमें एक गवर्नर होगा, मुख्य अध्यक्ष होगा, गवर्नर होता है, और 4 उप गवर्नर मतलब उपाध्यक्ष होते हैं। समझ गए ना? तो ये बोर्ड होता है दोस्तों, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग वन लाइन फैक्ट के हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है कि जो आरबीआई के कार्य, कि भाई आरबीआई क्या क्या काम करती है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत की केंद्रीय बैंक है, वो क्या काम कर रही है? तो इसके काम की बात करें, सबसे पहला काम आ जाता है कि नोटों को जारी करना और सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वो करता है आरबीआई। समझ गए? जो नोट जारी कर रहे हैं, हम लोग नोट देख रहे हैं, आप लोगों को बताइए, नोट जारी करना और सिक्कों की ढलाई में काम रहता है, लेकिन अथॉरिटी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास भी रहती है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब आगे बात करती है, सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। समझ रहे ना? सरकार के जो गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि सारा काम भले आप बैंकिंग इसके नीचे अंडर में काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? आरबीआई सबसे प्रमुख केंद्रीय बैंक है। आरबीआई क्या एक प्रकार का बैंक है, लेकिन सेंट्रल बैंक है, भारत का प्रमुख बैंक है। और फिर नीचे नीचे अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या है, 1949 के अंतर्गत बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो एसबीआई हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, अलग अलग बैंकों की स्थापना की गई। ठीक है ना? तो वो क्या है, आरबीआई से कनेक्ट थी। जरूरत पड़ने पर पैसा लेना, किस प्रकार वो प्रोसेस है, वो बैंकिंग वाला हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को समझेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब बात आ जाती है मुद्रा एवं साख की मात्रा एवं दिशा का नियमन। ये जो मुद्रा और साख की बात हो रही है, उसकी मात्रा और दिशा का नियंत्रण भी कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। इसके अलावा मुद्रा और वित्त से संबंधित सभी आंकड़ों का आकलन और प्रकाशन, तो ये भी क्या है, वैसे ध्यान रखना है। बस आरबीआई के काम क्या है, मोस्टली आप लोग का एक दो बार पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। मुद्रा और वित्त से संबंधित, जो मनी से रिलेटेड बात हो रही है, मनी और वित्तीय वित्त से संबंधित। ठीक है? जो फाइनेंशियल से संबंधित जो भी चीज आंकड़े और प्रकाशन हो, आंकड़ों का प्रकाशन होना और संकलन होता, वो सब कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक है ना? आगे बात आ जाती है, ये राज्य और स्थानीय प्राधिकारों को भी जन्म देता है। क्या देता है? ऋण देता है, सॉरी। ये क्या करता है? राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारों को भी ऋण देता है। समझ रहे ना? थोड़ा मिस आउट हुआ है तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर क्या देता है? ऋण देता है, मतलब पैसे देता है। वो राज्य सरकार को भी देता है,
जो बैंकिंग से रिलेटेड इनका प्रोसेस होता है, वो जब मॉनेटरी पॉलिसी समझेंगे तो हम लोग समझेंगे कि भाई किस स्थिति में पैसों का आदान प्रदान होता है, कब आरबीआई से लिए जाता है, कब आरबीआई बैंकों से ले लेती है किसी न किसी माध्यम से, ठीक है ना, सिक्योरिटी जमा हो कुछ भी हो, उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में समझेंगे। इसके बाद सरकार के खाते की देखरेख भी आरबीआई करती है, समझ रहे ना। जो भी भारत में बैंकिंग सिस्टम है या फाइनेंशियल सिस्टम है, इकोनॉमिक से रिलेटेड जितनी भी मनी से रिलेटेड प्रोसेस होती हैं, वो सब उसका प्रमुख कौन है, वो है आरबीआई। आरबीआई के बाद ही फिर छोटे छोटे बैंकों में प्रोसेस होता है। बैंकिंग संस्थाएं क्या होती हैं, हर विलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर बड़े स्तर, छोटे से बड़े स्तर तक काम करती हैं। और सारा कंट्रोल, अगर सबसे ऊपर हेड की बात करें तो वो केंद्रीय बैंक होता है, जो कि किसी भी देश का प्रमुख बैंक होता है। और प्रमुख बैंक का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी संस्थाओं पर किसी प्रकार का संकट आता है तो उसको बैलेंस कैसे करना है, तो वो हेल्प करती है। कौन, आरबीआई भी करती है। और चाहे अगर इन्फ्लेशन की स्थिति हो, डिफ्लेशन की स्थिति हो, इस प्रकार की स्थिति में भी वो क्या कर रही है, वो इन चीजों को बैलेंस करने में मदद करती है बैंकिंग को। तो इसलिए मेन बैंक कौन सी भारत की केंद्रीय बैंक है, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो हम लोग दोस्तों ज्यादा लंबा ना खींच के इसको हम लोग आराम से समझ लिए हैं कैसे क्या करना है। अब आप लोगों का काम है इसको अच्छे से नोट डाउन करो, रिवीजन करो। इसमें आगे हम लोग कौन कौन से बैंक है, ग्रामीण बैंक है, जो भी, ठीक है ना, सीट भी है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी सबकी स्थापना से रिलेटेड अच्छे से पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।